तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं योगेश खेमनी फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का ये पाठ। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर कोई बताना चाहता है प्रतिरोध क्या होता है तो वो भी मुझे बता सकता है प्रतिरोध क्या होता है। मैं आपको सुन रहा हूँ, तो जल्दी से आप बता सकते हैं प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है हमने लास्ट की क्लास में भी देखा था। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारी क्लास में हमें देखा था। प्रतिरोध होता है करंट के रास्ते की रुकावट यानी कि धारा के रास्ते की रुकावट। तो जो करंट बहता है, जैसे हम लोग बहुत अपनी गाड़ी स्पीड में लेके जाते हैं ना, बहुत तेजी से अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आता है, आप लोगों ने देखा हो, तो हम ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारने से होता क्या, हमारी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो क्या करता है, वो भी करंट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। अब उसके पीछे का कारण क्या था वो मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, यानी कि ये प्रतिरोध कहाँ से आता है। तो ये प्रतिरोध आता है जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं वहां से। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रॉपर संचारण नहीं हो पाता। अब ऐसा समझ लो कि एक मेला लगा हुआ है और मेले में है भीड़। अब भीड़ में मच गई भगदड़। अब जब लोग भागेंगे तो आपस में टकराएंगे। टकराएंगे तो क्या लोगों का प्रॉपर संचारण हो पाएगा, क्या प्रॉपर फ्लो लोगों का हो पाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं कर पाएंगे लोग। तो जब लोग प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच में वहां टक्कर होने लगी और उस टक्कर के कारण लोग एकदम आराम से इजीली फ्लो नहीं कर पाए। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें पता लगता है कि क्या नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में हो रहा है कोलिजन। क्या हो रहा है, टक्कर। और जब इलेक्ट्रॉन टक्कर खा रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का भी प्रॉपर प्रवाह नहीं हुआ, फ्लो नहीं हुआ। और यहां से हमें यह पता लगता है कि प्रतिरोध आ गया है यानी कि रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें हमारा प्रतिरोध निर्भर कर रहा है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम बढ़ा दें या घटा दें, या जिसको बढ़ाने या घटाने से प्रतिरोध यानी कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ये आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछ लेता है कि कौन कौन से फैक्टर है, इसको बढ़ाने से क्या होगा, इसको घटाने से क्या होगा। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, देखो। Complete an electric circuit consisting of a cell, emitter, nichrome wire of length L। तो आपने क्या करना है, एक परिपथ बनाना है। आपके पास माना एक तार है नाइक्रोम की, आपने उस नाइक्रोम मैंने क्या बताया था, निकिल क्रोमियम की एक तार होती है, अलॉय मिश्रित धातु होती है, जिसपे निकिल को भी जोड़ा जाता है और क्रोमियम को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, L इसकी लंबाई है, L लेंथ लंबाई है। अब इस तार को हमने जोड़ के क्या कर दिया, देखो एक सर्किट बना दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और एक लगा दिया एमीटर। क्या कोई मुझे बता सकता है एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर क्या करता है, कोई बता सकता है एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर जीआईसी बारे थी ना, माइक ले ले बच्चों। जीआईसी बारे थी सर, माइक। सर धारा नापने के काम आता है मीटर। धारा मापने के काम आता है। वेरी गुड। आपका नाम क्या बच्चे? सर मेरा नाम राहुल बिष्ट। राहुल बिष्ट, बहुत बढ़िया। तो राहुल बिष्ट मुझे दूसरा जवाब ये दे दे कि ये धारा मापन का तो काम करता है, इसको लगाया कैसे जाता है? मतलब अगर मैं आपको एमीटर दे दूं यानी कि, तो इसको आप लगाओगे कैसे? एक सर परिपथ में इसको आप हम इस सीरीज एमीटर में को कैसे लगाएंगे, लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक डिवाइस और होता है हमारे पास ना, गैल्वेनोमीटर, सुना है इसका नाम? यस सर। सर हाँ। तो क्या फर्क होता है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? सर गैल्वेनोमीटर भी धारा मापने के काम आता है। सर वो तो जब डिटेक्ट करने के काम गैल्वेनोमीटर आता था है, तो धारा एमीटर की डिटेक्ट। क्या जरूरत है? सर वो धारा धारा तो दोनों डिटेक्ट ही करने के डिटेक्ट काम कर रहे आता हैं, है। एमीटर भी डिटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, दोनों ही चीज। डिटेक्ट का मतलब मेजर हो गया ना, डिटेक्ट का मतलब क्या हो गया, पता करना, मेजर करना हो गया भाई। जी सर। तो गैल्वेनोमीटर भी मेजर कर रहा है और एमीटर भी मेजर कर रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ, मतलब गैल्वेनोमीटर लाने का कुछ आइडिया है इसका? सर जब हमें धारा की डायरेक्शन पता नहीं होती तब हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली। गैल्वेनोमीटर में धारा की दिशा पता लगती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को इसमें पूछने आगे तो बढ़ते हैं आगे, फिर नहीं तो। बहुत बढ़िया राहुल, शाबाश। तो बिल्कुल गैल्वेनोमीटर में, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें धारा की दिशा भी हमें पता लगती है ना, जबकि एमीटर में सिर्फ हमें क्या पता लगेगा, धारा है कितनी और क्या है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो एक सर्किट बनाया है जिसमें हमारे पास क्या है,
हम पे नाइक्रोम की तार दे रखी है और नाइक्रोम की तार की लंबाई L है, हमने उसको एक की से जोड़ दिया और साथ साथ में हमने एमीटर भी लगा दिया। एमीटर जैसा भी राहुल ने भी बताया, एमीटर जो होता है वो क्या काम करता है, एमीटर काम करता है धारा का मापन, यानी कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो मेजर करेगा एमीटर। नाउ इन्होंने किया क्या, देखो, नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया वैसे ही आपने क्या करना है, एमीटर से आपने करंट की रीडिंग ले लेनी है। अब हुआ क्या आगे, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर, आपने नाइक्रोम की वायर हटाई और अब देखिए यहां पर क्या किया, आपने नाइक्रोम वायर हटाई और एक दूसरी नाइक्रोम वायर लगाई सेम थिकनेस की, यानी कि मोटाई तो दोनों की सेम थी, ठीक है, बट ट्वाइस द लेंथ, यानी कि आपने उसकी जगह अब 2L लेंथ की ले ली। फॉर एन एग्जांपल, पहले आपने 10 मीटर की तार लगाई थी, तो अब आपने उतनी ही मोटी तार ली, यानी कि आपने क्षेत्रफल नहीं बदला, लेकिन अब उस 2 मीटर की 10 मीटर की जगह 20 मीटर की तार लगा दी। अब आपने एरिया चेंज नहीं किया, अब आपने लेंथ बस बढ़ा दी। पहले 10 मीटर की तार थी, अब 20 मीटर की तार लगा दी, यानी कि दोगुनी तार लगा दी। अब आपने फिर से क्या किया, जैसे ही की को क्लोज किया यानी कि स्विच को बंद किया, आपने करंट देखा। तो कोई मुझे बता सकता है कि जब लंबाई बढ़ा दी गई हो तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एनीवन? अपने आप कोई बताना चाहता है राहुल के अलावा? कोई, कि लंबाई बढ़ाने पर क्या हुआ होगा? हाँ बोलो बच्चे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? करो माइक ऑन, करो माइक ऑन करके बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए तो एक बार। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज, बोलिए। सर मैं कह रहा था एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक तार है, ठीक है, इस तार की लंबाई L है, ठीक है, अब मैंने इस तार को हटाया और 2L की तार लगा दी, यानी कि 2 गुना लंबी तार लगा दी। तार वही है, तार उतनी ही मोटी है, बस मैंने क्या किया, पहले L तार की लंबाई थी, अब 2L तार की लंबाई लगा दी, यानी कि मैंने लंबाई बढ़ा दी इन शॉर्ट। तो उससे रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? आया क्वेश्चन समझ में? रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा सर। लंबाई बढ़ाने से दुगना हो जाएगा? सर जब जब लंबाई दोगुना हो जाएगी तो प्रतिरोध की, सर तार की हाँ जितनी हाँ हाँ, लंबाई बढ़ेगी बल्ब भी उतना धीमा जलेगा। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। यहाँ पर हमने एरिया को फिक्स रखा है, ठीक है, दिमाग में एक बात और रखना दोस्तों, हमने एरिया फिक्स रखा है, ठीक है, एरिया नहीं बढ़ाया ना घटाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर हम लंबाई दोगुना कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बोला उन्होंने। अब क्या किया इन्होंने, नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर नाइक्रोम। अब इन्होंने उतनी ही लंबी तार रखी, लेकिन अब उस नाइक्रोम की तार हटाई और उसकी जगह एक मोटी तार रख दी। पहले हमारे पास मोटाई सेम थी, अब एक और उससे मोटाई तार रख दी, लेकिन लंबाई सेम रखी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अ थिकर वायर हैज लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जो मोटी तार होगी उसका क्षेत्रफल होगा ज्यादा। यदि उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अब फिर से हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे और करंट को नोट डाउन करेंगे। यानी कि हमने किया क्या, एक बार हमने लंबाई बढ़ाई तब करंट को मेजर किया, एक बार हमने उस तार की मोटाई बढ़ाई और तब हमने करंट मेजर किया। हमने क्या किया, दोनों बारी में अलग अलग तरीके से, पहले हमने लंबाई बड़ी लंबी तार ली फिर करंट को मापा, दूसरी बारी में एक मोटी तार ली तब करंट को मापा, और करंट को मापने के बाद हमने ये देखा कि करंट कब ज्यादा आ रहा था और कब कम। तो जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल एकदम सही, वही बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए छोटी सी बात, कि जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जब आप प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट कम हो जाएगा, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। उसी तरीके से सर ये रेजिस्टेंस बढ़ता कब है, तो याद रखेंगे, रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आपने तार बढ़ाई, जैसा कि आप लोगों ने जवाब भी दिया कि 2L लंबाई की तार अगर बढ़ा दी तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो गया।
उसी प्रकार से अब मुझे जवाब बताओ कि अगर मोटी तार ले आए, मोटी थिक वायर, तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा या घटा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर तार थिक बढ़ जाए, थिकनेस ऑफ द वायर इज इंक्रीज, सो द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से आंसर देंगे, कौन देगा आंसर? अपने मन से जिसको आंसर देना है, पहले अपना नाम जरूर बताएं, ठीक है? हाँ बोलो बोलो बोलो, शर्माना नहीं है, शर्माना क्यों है, बताओ। गलत ही बोलो, बताओ तो सही, मैं सही करूंगा अगर गलत होगा। सर प्रश्न एक बार और बताइए तो। प्रश्न ये है कि अभी तक तो हमने लंबाई बढ़ाई थी तो हमारा प्रतिरोध बढ़ रहा था, अब मैं कह रहा हूं क्षेत्रफल यानी कि एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? सर अगर जी बोलिए बोलिए। सर जैसे लंबाई में अगर प्रवाह घट रहा था, वैसे ही अगर वो मोटा तार होगा तो सर उसमें प्रवाह तेज होगा। इसमें प्रवाह तेज होगा अगर मोटा तार होगा, प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? प्रतिरोध पे यानी कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर प्रतिरोध बढ़ेगा अगर और धारा घटेगी। नहीं नहीं वो तो सही है, लेकिन कब? अगर क्या मोटाई बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। अगर एरिया बढ़ा दोगे किसी तार का, किसी कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा एरिया सर। बढ़ाने पर, पक्का श्योर? और कोई आंसर देना चाहता है? तो एक बात याद रखिएगा, कॉपी लाए हैं तो नोट कर लें, यदि आप एरिया बढ़ा लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है? ये छोटी सी बात है, बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है? नाम क्या है आपका? ठीक है, ये क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे यानी कि एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है? ये बात याद रखना। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर एक पतली तार है और एक मोटी तार है, दोनों की लंबाई सेम है, एक थिन वायर है और एक थिक वायर है, दोनों की लंबाई समान है, लेंथ सेम है, तो जो थिक वायर होगी इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि पतली तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसे नोट कर लें फटाफट से, छोटी सी चीजें नोट कर लें। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि इनकी लंबाई समान होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है? इनकी लेंथ यहाँ पर सेम होगी, लंबाई दोनों की सेम होगी, तो हमारा एरिया, अब देखो सीधी सीधी बात है, थिक मतलब मोटा, जो मोटी होगी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली उसका एरिया ज्यादा होगा, तो यदि इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चलिए बात आगे की करते हैं। नेक्स्ट इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि दोनों का एरिया सेम है। अब हम दोनों का एरिया सेम ले लेते हैं, यानी कि दोनों बराबर मोटाई की तारें हैं, दोनों बराबर मोटाई की तार है, यानी कि थिकनेस सेम है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सेम है, काट क्षेत्रफल यहाँ पर सेम, बट इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई 2L है या 3L है या जो भी आप ले लीजिए, तो आप कहेंगे इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और इसका प्रतिरोध कम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लंबाई इसकी ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है? तो नोट कर लें ये बात। तो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है ये हमें यही चीज बता रहा था कि जब हम अलग अलग तरीके की तारें इस पे लगा रहे थे, यानी कि पतली मोटी तार हम इस पे लगा रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसी हिसाब से धारा का मान भी बढ़ रहा था और घट रहा था, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ रहा था, घट रहा था। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो करंट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यही हमारे पास पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने जाना कि जब हम अलग अलग मोटाई, अलग अलग चीज की तार देख रहे थे, अलग अलग तरीके से हम तार लगा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा था और घट रहा था। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, अगर हम यहाँ पर नाइक्रोम की जगह हम कॉपर की तार ले लें
नाइक्रोम की जगह कॉपर, यानी कि अगर हमने नाइक्रोम की जगह तांबे की तार ले ली तो तांबे की तार में क्या होता है, देखो तांबे की तार का रेजिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि तांबे की तार एक कंडक्टर है, एक चालक है। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है ना, कोई भी चीज कंडक्टर कब होगी, कोई भी चीज अच्छी चालक कब होगी, जब उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह अच्छे से करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, प्रवाह अच्छे से करेंगे, तो धारा भी तो उतने अच्छे से बहेगी, क्योंकि धारा का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि करंट का क्या मतलब होता है, धारा का क्या मतलब होता है, आवेशों की प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो जितने ज्यादा आवेश होंगे जो मुक्त रूप से बह सकते हैं, उतनी अच्छे से धारा भी हमारी बहेगी। तो कंडक्टर जो होता है, जो अच्छा चालक होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जो वो फ्लो कर सकें, जो फ्रीली यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसी के अंदर धारा भी अच्छे से प्रोवाइड करेगी। चलिए, तो इन्होंने यही कहा कि अगर नाइक्रोम की जगह आप कॉपर लगा देंगे, यानी कि अब आपने मटीरियल बदल दिया। अब हमने एक फैक्टर तो ये जाना कि एरिया बढ़ा दो या घटा दो, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा दो या घटा दो। दूसरा फैक्टर क्या जाना, दूसरा फैक्टर जाना लंबाई बढ़ा दो या घटा दो, कहीं ना कहीं प्रतिरोध पर असर पड़ रहा है। तीसरा फैक्टर जाना कि अगर आप एक कंडक्टर ले आएंगे, यानी कि आप एक अच्छा चालक ले आएंगे, तो भी प्रतिरोध कम या ज्यादा होगा, जिसके कारण धारा कम या ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो अच्छे चालक का प्रतिरोध कम होगा, जिसके कारण उस पर धारा अच्छे से प्रवाह करेगी, तभी तो उसे कंडक्टर कहा जाता है, तभी तो उसे चालक कहा गया। और अगर एक कुचालक है, एक बैड कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा है, यदि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर धारा बहुत कम बहेगी, इसका मतलब वो एक अच्छा चालक नहीं है, वह एक कुचालक है। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात थी। तो यहाँ पर वही कह रहा है, अगर आपने नाइक्रोम की जगह कॉपर की तार ले ली तो इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में आप तब जाके करंट को मेजर करें, यानी कि पूरा का पूरा जो डायग्राम था, जो पूरा परिपथ था, तो पूरा का पूरा सर्किट था, अब आपने नाइक्रोम की जगह कॉपर की तार लगा दी। जैसी कॉपर की तार लगाई, फिर आपने स्विच बंद करना है, फिर आपने क्या करना है, एमीटर की रीडिंग पढ़नी है। तो आप देखेंगे करंट जो है 3 केस में अलग अलग आया। तो देखिए वो यही कह रहा है, वो ये कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। ठीक है, द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज्ड इन अ सर्किट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए एमीटर क्या बताएगा, जैसे कि राहुल ने भी बताया था कि एमीटर बताएगा करंट को। तो करंट की वैल्यू ज्यादा या कम कब होगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा या कम होगी। अब सुनना इस बात को ध्यान से, वो कह रहा है ये देखा गया कि जो एमीटर है, जो एमीटर है उसकी जो रीडिंग है, एमीटर है जो उसकी रीडिंग है, यानी कि जो एमीटर था उसकी जो रीडिंग है, उसकी मतलब जो मेजर है, वैल्यू है, वो डिक्रीज हो गई 1/2, यानी कि आधा हो गई। यानी कि अगर पहले इस एमीटर के अंदर करंट जो था वो 2 एम्पियर था, तो जैसे ही हमने लंबाई L की जगह 2L लंबाई लगाई, जिसके कारण रेजिस्टेंस R से 2R हो गया, तो यदि प्रतिरोध बढ़ गया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट कम होगा। ये आप ही ने बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है। तो अगर रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया, तो पहले करंट अगर 2 एम्पियर था, तो अब उसका आधा हो जाएगा, यानी कि अब धारा हो जाएगी 1 एम्पियर। तो क्या बोला, क्या जाना, जाना ये कि लंबाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, प्रतिरोध डबल हो गया तो करंट आधा हो गया। तो यही तो लिखा है कि ये देखा गया कि जो रीडिंग थी डिक्रीज हो गई 1/2, यानी कि पहले जो भी नाप रहा था अब उसका आधा नापने लग गया। पहले 10 एम्पियर नाप रहा था, अब 5 एम्पियर नापने लगा। अगर पहले 20 एम्पियर नाप रहा था हमारा एमीटर, जब लंबाई कितनी थी उस तार की, L, तो अब नापने लगा है 10 एम्पियर, जैसे ही लंबाई 2 गुनी कर दी। तो जैसे ही लंबाई बढ़ा दोगे, जैसे ही लंबाई बढ़ा दोगे, वैसे ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखो मैं कितनी बार इस बात को बोल चुका हूं, लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध बढ़ गया, करंट हमारा कम हो गया। लेंथ बढ़ाई, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा और करंट हमारा कम हो जाएगा। लेंथ कितनी बढ़ाई सर, 2 गुना, तो प्रतिरोध कितना हो गया, 2 गुना, तो धारा हो जाएगी आधा गुना। नोट करो फटाफट से, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बनते हैं और एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं इसका आपको।
मजे से एक एक जल्दी से नोट करो। तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देखा कि एमीटर की रीडिंग एक हाफ हो गई, आधा हो गई, जैसे ही जो लंबाई है तार की वो डबल हो गई। तो आपने लंबाई डबल की, धारा आधी हो गई। अगर आप लंबाई 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा और धारा आपकी 1/3 हो जाएगी। यदि आप लंबाई को 4 गुना करेंगे, यानी कि पहले लंबाई 4L थी, अब लंबाई 4L हो गई, 4 गुना हो गई ना। तो पहले प्रतिरोध अगर R था तो अब प्रतिरोध हो जाएगा 4R। तो पहले धारा अगर I थी, अब धारा हो जाएगी 1/4I। यानी कि जैसे 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 आप लंबाई बढ़ाएंगे वैसे 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 प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ही हमारा धारा कम हो जाएगी। ठीक है, तो करंट पे इसका फर्क पड़ता है। ये जल्दी से इन चीजों को नोट कर ले। फिर हम दूसरी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि हमने दूसरी बारी में क्या देखा। अब देखो दूसरे केस में क्या हुआ। जब हमने एक मोटी तार ली तो वो कह रहा है द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज। अब एमीटर ज्यादा बताने लग गया कि ओहो करंट तो बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज यूज्ड। अब हमने जब मोटी तार ले ली तो वो क्या कह रहा है, अ चेंज इन एमीटर रीडिंग ऑब्जर्व व्हेन द डिफरेंट मटेरियल। खैर, तो जब हमने एरिया बढ़ा दिया, यानी कि मोटी तार ले ली, क्षेत्रफल बढ़ा लिया, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया कम, तो हमारी धारा बढ़ जाएगी। तो कहते हैं एरिया बढ़ाने पर, या मैं इसको लिख भी देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग एरिया on increasing area of cross section, जल्दी से लिख ले, फिर हिंदी में भी मैं इसको बता देता हूं। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड हेंस करंट इंक्रीज। नोट करें इसे फटाफट से। इस बात को हम कह रहे हैं क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और धारा बढ़ती है। तो हमने लंबाई जान ली कि अगर आप किसी तार की लंबाई बढ़ाओगे या घटाओगे तो किस प्रकार से हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, और उससे क्या धारा पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि करंट पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड चीज देख ली हमने, एरिया को इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाओगे घटाओगे, तो उससे किस प्रकार से रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा, और रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा तो कैसे आपका करंट पर फर्क पड़ेगा। अब तीसरी चीज देखते हैं मटीरियल। भाई ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं हूं, मैं 2 रोटी खाता हूँ, तो जरूरी थोड़ी दूसरा आदमी भी 2 रोटी खाए। नेचर बदल गया, नेचर मतलब प्रकृति बदल गई। जैसे एक तार कॉपर की है तो दूसरी तार एल्यूमिनियम की है, तो जरूरी थोड़ी जितना तार कॉपर में करंट दौड़ता है उतना ही एल्यूमिनियम में दौड़े। आपको बहुत अच्छे से पता है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चांदी में सबसे अच्छे धारा प्रवाह करती है। और चांदी की अगर तारें हमने लगा दी तो लुट गए हम, है ना। तो इसलिए हम कॉपर की तार लगाते हैं, यानी कि तांबे की तार लगाते हैं। तो तांबे की तार का प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण एक अच्छे से उसके अंदर धारा का संचालन हो सके, करंट फ्लो कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर याद रखेंगे कि अब तीसरी चीज कौन सी है सर, तो तीसरा होता है मटीरियल, यानी कि किस नेचर की, किस प्रकृति की आपने तार लगाई है। अब आप ऐसा सोचो, आपने कभी इमेजिन भी किया होगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आपने आपने दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली में भी कर लेना, आप लड़ियां लगाएंगे, तो लड़ियां लगाते हुए अगर आप बीच में ना इन 2 तारों के बीच में प्लास्टिक रख दो, तो क्या कभी बल्ब जलेगा? कभी नहीं जलेगा। ऐसे आपने उन दोनों लड़ियों को, जैसे आप तार पे कनेक्शन देते हो या कुछ भी करते हो, आप प्लास्टिक को रख दो, तो जैसे आप प्लास्टिक उन दोनों के बीच में रख दोगे, यानी कि जंक्शन पूरा नहीं बनेगा, कंप्लीट सर्किट नहीं होगा। प्लास्टिक क्योंकि कुचालक है तो वो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन आप उस प्लास्टिक को हटाओ और एक छोटी सी तार कॉपर की रख दो, कॉपर छोड़ो एल्यूमिनियम की रख दो या लोहे का टुकड़ा ही रख दो, तब भी आपका बल्ब जल जाएगा। उतने अच्छे से ना जले लोहे में जितना अच्छा तांबे में जलेगा, लेकिन बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ से क्या सीखा कि अगर उन दोनों सर्किट को
पूरा करते वक्त अगर बीच में प्लास्टिक रख दिया तो प्लास्टिक एक कुचालक है और कुचालक होने के कारण बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम या कॉपर या कोई भी तार हम इसके बीच में रख दें तो वो बल्ब जलने लगेगा। द रीजन इज क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है। उनका नेचर क्या है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बस एक चीज याद रखना, कोई भी चीज कंडक्टर क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चीज इंसुलेटर क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी चीज कब चालक होगी, जब उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। कोई भी चीज कुचालक कब होगी, जब उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तीसरी चीज मटेरियल भी होती है और यहीं पर यह चीज हमें बताई भी जा रही है। तो क्या बताई गई है, यही कि एमीटर में तो तब भी रीडिंग आई चेंज जब हमने क्या किया, नाइक्रोम की तार को हटाया और कॉपर की तार को लगाया। तो जैसे ही हमने कॉपर की तार को लगाया, उसके अंदर करंट का संचारण अच्छा हो गया। जब करंट का संचारण अच्छा हो गया तो इसका मतलब प्रतिरोध घट गया। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, बट वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अभी अपना इतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, एक तापमान भी फैक्टर होता है। ठीक है, तापमान भी होता है, क्योंकि ओम जी ने अपने नियम में क्या बोला था कि तापमान को फिक्स रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट नोट के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपको नोट करना है कॉपी में कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि कौन कौन से वो ऐसे चीजें हैं जिनका हमारे प्रतिरोध पर असर पड़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो आप याद रखेंगे, रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध है, ये किन चीजों पे निर्भर कर रहा है। सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, कई बार आप कंडक्टर की जगह ना वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वायर कंडक्टर, इसके अंदर करंट फ्लो करे तो तार में भी करता है। ठीक है, दूसरा है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि धारा, सॉरी एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा आएगा आपके पास लेंथ हो गई, एरिया हो गया, मटेरियल कि किस मटेरियल से ये बना है, और चौथा है आपका टेम्परेचर, यानी कि हमारा प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले सर वो निर्भर करता है हमारे इस तार की लंबाई पर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि कंडक्टर, चालक की लंबाई पर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्षेत्रफल पर। तीसरा है मटेरियल, यानी कि उस सामान की प्रकृति पर। ठीक है ना, जिससे ये बनाई गई है, यानी कि जिससे तार बनाई गई है। और चौथा है तापमान। इन सब चीजों पे निर्भर करता है, और इससे बनता है बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल, रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता का। तो हम बढ़ेंगे अब प्रतिरोधकता की तरफ, यानी कि अब हम आएंगे रजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं या कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।